पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओके। तो संप्रसारण प्रकरण, संप्रसारण प्रकरण इसके पहले भी हमने कुछ देखे हैं, उसको रिवाइज करेंगे। तो संप्रसारण एक संज्ञा है। देखिए, इको एनर्जी सूत्र के रिवर्स प्रोसेस। इको एनर्जी सूत्र में इक के स्थान पर यणादेश होता है, अची पर है। संप्रसारण में यण के स्थान पर इक आदेश होता है। यण के स्थान पर इक आदेश, मतलब य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, र के स्थान पर र, ल के स्थान पर ल। तो संप्रसारण, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज संप्रसारण। और जो इक वर्ण होता है उसको भी संप्रसारण कहते हैं। यण के स्थान पर जो इक वर्ण आता है उसको भी हम संप्रसारण कहते हैं। And also this process of n getting converted to ik, that is also called as samprasarana. Sound is coming. प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज। So इज्ञानः संप्रसारणम। So संप्रसारण, संप्रसारणे कृते अच्वर्णे परे यणादेशस्य प्रसक्तिः अस्ति। अब देखिए, यज, यज में य के स्थान पर संप्रसारण हुआ है ई, और ई के बाद आ है, और इधर फिर से इको एनर्जी आप लगा सकते हैं। इको एनर्जी लगाएंगे तो क्या होगा, ई के स्थान पर या होगा, इट विल बी बैक टू स्क्वायर वन। हाँ, तो इसीलिए संप्रसारणाच एक सूत्र है, संप्रसारणाद अचि परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। संप्रसारण के बाद अच होने के समय पूर्व रूप एकादेश होगा, मतलब दैट अच विल गेट अब्जॉर्ब्ड इन द संप्रसारण वर्ण। तो य के स्थान पर संप्रसारण होने के बाद ई, और दिस अ विल गेट अब्जॉर्ब्ड इनटू ई, देयरफॉर ईज होगा, ई अ, और अ विल गेट अब्जॉर्ब्ड इनटू ई, वही पूर्व रूप एकादेश, और उसके बाद ई ज, संप्रसारणाच। तो देयरफॉर इज्ञानः संप्रसारणम, ये सूत्र अप्लाई करने के बाद तुरंत आपका अगला स्टेप क्या है, संप्रसारणाच, ये सूत्र आपको करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे देन इट विल बिकम यण संधि। हाँ, यण संधि होके you will come back to the original point only. So there is no use of actually samprasarana. Like this E will become ya, and so can we say this Samprasarana Sutra is kind of overriding Yanasandhi, is it? हाँ, correct. For only for this situation. Yes. संप्रसारण के बाद संप्रसारण वर्ण के बाद अच्छे. So this E is getting a संप्रसारण संज्ञा. संप्रसारणाद अच्छी, ये संप्रसारण के बाद अच्छी परे पूर्व रूप एकादेशः स्यात्। किसको पूर्व रूप एकादेश, पूर्व रूप एकादेश मतलब दिस अ विल गेट अब्जॉर्ब्ड इनटू ई। ओके। सो इज्ञानः संप्रसारणम। और अभी देखिए, सो 6.1.13 वचिस्वपि यजादीनां किति। हाँ, सूत्र का अर्थ क्या है, वच धातु, स्वप धातु और यजादीनाम,
यजादि एक अंतर्गण है। यजादि गण के अंदर ये सब धातु है। यज, दुवप, वह, वस, वेई, व्येई, वेई, वद, टुवोश्वी, 9 धातु सर, ये यजादि गण। तो 9 प्लस वच और स्वप 11 धातु। ये 11 धातुओं को संप्रसारणम स्यात् किति परे, कित प्रत्यय परे होने पर इन 11 धातुओं का संप्रसारण होगा। तो आप देखिए, एग्जाम्पल देखिए, वच प्लस त्वा, तो ये त्वा प्रत्यय ये कृत प्रत्यय है, तिङंत में नहीं आता है, कृत प्रत्यय है, पर ये कित प्रत्यय है। पर जैसा कित प्रत्यय, बट इट कम्स विद इन द कृदंत प्रकरण। तो वच और उसके बाद कित प्रत्यय है, तो संप्रसारण होगा। कौन सा, किसको होगा, व का होगा। व का होने के बाद तुरंत संप्रसारण आच, व का ऊ होके, ऊ और अ संप्रसारणाच से पूर्व रूप एकादेश होके उच हो गया, उच त्वा। उसके बाद दूसरा प्रक्रिया है, चोहो कुहु सूत्र से चकार का ककार होके उक्त्वा हो गया। स्वप का देखिए, स्वप प्लस 3 प्रत्यय, ये सब गुरु एग्जाम्पल। हाँ, गुरु जी, ये त्वा आर्ध धातुक है या कृदंत है क्या? त्वा कृदंत है क्या? यहाँ ये आर्ध धातु का प्रत्यय है, और ये कृत प्रत्यय, तिंशित सार्वधातुकम और आर्ध धातुकम शेष है। तिंग प्रत्यय और शित, इनके बिना इनके इनसे भिन्न जो प्रत्यय आर्ध धातु का प्रत्यय है, ये आर्ध धातु का प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय के अंदर आता है। ओके। कृद तिंग, धातु से जोड़ने वाले प्रत्यय दो प्रकार के हैं, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का सूत्र क्या है, कृद तिंग। कृदंत। हाँ, मतलब कृत अतिंग, तिंग भिन्न प्रत्ययों को हम कृत कहते हैं। सीधे सूत्र, कृद तिंग सूत्र, व्हाट इज द सूत्र नंबर 3193। अस्मिन् धात्वधिकारे तिंग वर्जितः प्रत्ययः कृत संज्ञको भवति। तिंग भिन्न प्रत्यय जो धातु से जोड़ते हैं, उसको कृत संज्ञा मिलती है। दिस इज बेसिकली संज्ञा सूत्र। हाँ, कृत संज्ञको भवति। सो ये सब एक्चुअली कृत प्रत्यय है। स्वप प्लस 3 प्रत्यय, ये भी कित प्रत्यय है। इसीलिए आपको वकार का संप्रसारण के संप्रसारणाच पूर्व रूप एकादेश सुप्ति, सुप्ति हो गया। यज प्लस क्यप, यजादि गण के इसमें, हाँ, इज, और प्रत्यय का इत्संज्ञा लोप होके केवल यह बचेगा, इज्य, इज्या। वप प्लस त्री प्रत्यय, उपत्रिम, उपत्री। वह प्लस यक, यक प्रत्यय, यक स बेसिकली दैट विकर्ण प्रत्यय विच कम्स फॉर भाव कर्म अर्थ में, सार्वधातुके यक। हाँ, भावे प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में सभी धातुओं से यक विकर्ण प्रत्यय आता है। तो ये यक विकर्ण प्रत्यय कित प्रत्यय है, वक धातु से, ये यजादिगण में है, इसलिए संप्रसारण होगा। तो वुख प्लस यक। उसके बाद बाकी बाकी प्रक्रिया वगैरह, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन संप्रसारण। उसी तरह बाकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। वस धातु प्लस पशु प्रत्यय, हाँ, वस धातु प्लस पशु प्रत्यय, पशु प्रत्यय होने के समय द्वित्व होता है। Yeah, that is another this one, but essentially at least you understand the samprasarana, what is this karya.
Because all the examples are from the Krit Pratyay. And then there is one more sutra, na samprasarane samprasaranam. ये सूत्र देखिए सब, सी दिस एग्जाम्पल, व्ये धातु, वकार यकार एकार, इसमें वकार का भी संप्रसारण कर सकते हैं, यकार का भी संप्रसारण करते हैं, या दोनों की कर सकते हैं। हमको दोनों को करना है, वकार का करना है, यकार का करना है, ये प्रश्न उठ सकता है। उसके लिए ये सूत्र पर्टिकुलरली जिन धातुओं में दो वर्ण संप्रसारण करने के योग्य दो वर्ण हो, जिन धातुओं में होते हैं, उन धातुओं में कौन सा वर्ण का संप्रसारण करना है, उसके लिए सूत्र है न संप्रसारणे संप्रसारणम। संप्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणम न स्यात्, अतएव ज्ञापकाद् अन्त्यस्य यणः पूर्वं संप्रसारणम। संप्रसारणे परतः, संप्रसारण परे होने पर पूर्व यण वर्ण को संप्रसारण नहीं होगा, ये सूत्र का अर्थ है। मतलब इससे क्या मालूम पड़ रहा है, अगर दो वर्ण संप्रसारण करने का योग्य वर्ण होगा तो आपको पर वर्ण को ही संप्रसारण करना है, पूर्व वर्ण को संप्रसारण नहीं करना है। यत्र द्वौ यण वर्णौ स्तः तत्र परस्यैव यण वर्णस्य संप्रसारणं भवति, पूर्वस्य न इत्याशयः। उदाहरण के लिए देखिए, व्ये धातु और त प्रत्यय, इसमें यकार को ही आपको संप्रसारण करना है, इसलिए यकार को संप्रसारण करके इकार होगा, और उसके बाद पूर्व रूप एकादेश क्या होगा, वित, वी और त, और उसके बाद दूसरा कुछ प्रक्रिया है, हालांकि सूत्र, उसे वीत हो गया। ये सूत्र समझ में आया क्या आपको? हाँ, ये ए के वजह से दीर्घ हुआ क्या? क्योंकि कल वो सूत्र माताजी ने लिया था ये बताने के लिए। ये की वजह से ऐजंत ऐजंत आकारांत अर्धधातु के प्रत्यय परे दीर्घादेशः भवति। आदेश उपदेश स्थिति वो सूत्र, हाँ हाँ वो देखेंगे। हाँ। ओके। सो संप्रसारण में ये तीन सूत्र, इज्ञणः संप्रसारणम, दूसरा सूत्र संप्रसारणाच, और तीसरा न संप्रसारणे संप्रसारण। These three sutras, they give the how to apply the संप्रसारण। उसके अलावा अब देखिए संप्रसारण प्रकरण देखेंगे तो कुछ 10-12 सूत्र आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 6-1-13। क्षणः संप्रसारणम पुत्रपत्यो तत्पुरुषे, जैसे स्टार्टिंग होता है, वचिस्वपि यजादीनां किति ग्रहिज्या वैव्यति वष्टि विचति। ये दो सूत्र इंपॉर्टेंट सूत्र, बाकी कुछ अपवाद ऐसा होगा। वचिस्वपि यजादीनां किति ग्रहिज्या वैव्यति वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति वृज्यतीनां मिति च, ये दो सूत्र इंपॉर्टेंट है, बाकी सब अपवाद सूत्र है। सो ठीक है, तो वचिस्वपि यजादीनां किति वो सूत्र भी हम पढ़ लें। और ये सूत्र देखे, ग्रहिज्या वैव्यति वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति वृज्यतीनां नीति च। तो पहले सूत्र नीति च ऐसा आया है, तो पहले सूत्र से, इसके पहले सूत्र है वचिस्वपि यजादीनां किति, तो किति का अनुवृत्ति सूत्र भी इस सूत्र में भी आ रहा है। तो किति और नीति प्रत्यय परे होने पर, हाँ, ये सब धातुओं का संप्रसारण होगा। तो वचिस्वपि यजादीनां तिथि में केवल कित प्रत्यय परे होने पर
वच धातु, स्वप धातु और एजादि गण के धातुओं को संप्रसारण होगा। और इस सूत्र में खित और नित प्रत्यय दोनों प्रत्यय परे होने पर इन धातुओं का द लिस्ट ऑफ धातुस आर मेंशन। ग्रह, ज्या, वही, व्यधि, वष्टि, विचति, पृच्छति, पृच्छति, बृजति नाम नीति च, इन सब धातुओं का संप्रसारण होगा। उदाहरण देखिए, ग्रह प्लस त, तो संप्रसारण होगा त प्रत्यय, तो रेफ का संप्रसारण होगा तो ऋकार हो जाएगा। और त प्रत्यय का इडागम होता है, वो इडागम है, पर रेफ का ऋकार हो जाएगा। गृह प्लस ईत, उसके बाद गृहित, दूसरा कुछ दीर्घ होने का दूसरा सूत्र है। ज्या धातु प्लस त प्रत्यय, यकार का संप्रसारण होके संप्रसारणाच जित, उसके बाद जीत होता है। वही, वही ऐसा बताया हुआ है। मूल धातु तो वे धातु है। हाँ, वे धातु हो लिट लकारे परे आदेश है। वही इति वे धातु हो, वे धातु को लिट लकार में वही आदेश होता है। सो लिट लकार में उस वही फॉर्म को संप्रसारण होगा ओके। किति नीति प्रत्यय परे होने पर। तो उसका एग्जाम्पल इधर नहीं दिए हैं क्योंकि ये तो एक कृदंत प्रकरण का स्लाइड्स है। वे धातु को लिट लकार में वही आदेश होता है। हम भी सार्वधातु का प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, इसीलिए लिट लकार का भी प्रयोग नहीं होगा। व्यद धातु, व्यद धातु प्लस त प्रत्यय, यकार का संप्रसारण होगा विद प्लस त। और उसके बाद इसमें देखिए व्यद प्लस त, इधर वकार का भी संप्रसारण कर सकते हैं, यकार का भी संप्रसारण कर सकते हैं। दो वर्ण संप्रसारण करने का योग्य है, इसलिए न संप्रसारणे संप्रसारणम सूत्र से परवर्ण को ही संप्रसारण करना है, यकार का ही संप्रसारण करना है। विद प्लस त, वश प्लस त, वकार का संप्रसारण होके उष, इडागम आ रहा है, उसके बाद उषित। इधर भी व्यच प्लस त, इधर भी देखिए न संप्रसारण संप्रसारण का प्रयोग हो रहा है। इस तरफ आप ये सबका देख सकते हैं एग्जाम्पल। और उसके बाद और एक सूत्र, संप्रसारणे कृते अंग कार्यम, हलह सूत्र। हलह सूत्र का अर्थ क्या है? अंग अवयवाद हलह परम यत् संप्रसारणम तद तदंतांगस्य दीर्घः। मतलब यस्मिन् अंगे हल वर्णात् परः संप्रसारणे निर्मितः वर्णः अंगस्य अन्ते विद्यते, तस्य अंगस्य अंतिम स्वरस्य दीर्घादेशो भवति। जिस अंग में हल वर्ण के बाद संप्रसारण वर्ण है, संप्रसारण वर्ण अंग के अंत में है, तो उस समय उस अंग के अंतिम स्वर का दीर्घादेश होगा। तो उदाहरण देखिए, आ स्वे प्लस त, आ तो उपसर्ग है, वे धातु का संप्रसारण होने के बाद क्या होगा? वकार का उकार होगा, उसके बाद पूर्व रूप एकादेश। सो ह उ त, तभी देखिए ये ह तो हल है, हल के बाद संप्रसारण वर्ण है, और ये जो संप्रसारण वर्ण इस त प्रत्यय के अंग के अंत में है, तो इसलिए इस अंतिम स्वर का दीर्घादेश होगा, ऊ का ऊकार होके आहूत ऐसा रूप होगा। ज्या प्लस त प्रत्यय देखिए, यकार का संप्रसारण होके ज ई हो गया, और ये हल के बाद संप्रसारण वर्ण है, और ये अंग के अंत में है, इसलिए दीर्घ होके जीत। इसी तरह वीत ऐसा।
सो एसेंशियली आप देखिए 4 कंडीशन, हलः परम, हल के बाद संप्रसारण होना चाहिए। तो एक सूत्र को संपूर्ण रूप से पढ़ने के लिए आपको दलकृत्य करना पड़ेगा। दलकृत्य आप समझते हैं? नहीं। दलकृत्य मतलब क्या है? सूत्र में अगर 4 कंडीशन है, मतलब चार कंडीशन मीन्स इट कैन बी पूर्व निमित्त, परनिमित्त, स्थानी, like that 4 aspects are there. So उस 4 या 3 कंडीशन जो भी है, हरे कंडीशन को लेके सपोज 4 कंडीशंस आर देयर, ensure that 3 conditions are satisfied but 1 condition is not satisfied. Then you give an example how the sutra is not working. Like that you do for each of the condition. That is called as dalakritya. For example, halakha param ऐसा बताया हुआ. So suppose there is a samprasarana varna is there, but it is not coming after hala. It's not coming after hal. So for example, ve plus ta pratyay. So वकार का संप्रसारण होके ऊ हो गया. This ऊ is a संप्रसारण varna, but it is not coming after the hal varna. इसीलिए इस ऊ का दीर्घ नहीं होगा. So उत ही होगा. एंड देन इस सूत्र में अंगात अवयवात ऐसा बताया हुआ, अंग के अवयव होना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल निर उपसर्ग वे प्लस त, तो वकार का संप्रसारण हो गया निर ऊत. ये जो ऊ है संप्रसारण वर्ण है, और रेफ ये हल वर्ण है. हल वर्ण के बाद ये संप्रसारण वर्ण है. बट देन हल के बाद संप्रसारण वर्ण है. पर ये जो रेफ है ये अंग के अवयव नहीं है, क्योंकि त प्रत्यय का अंग हम केवल उपसर्ग डस नॉट कम विद इन द अंग. उपसर्ग अंग के अंदर नहीं आता है. तो इसीलिए although this संप्रसारण is after हल वर्ण, but this रेफ is not part of the अंग. तो इसीलिए इधर भी दीर्घादेश नहीं होगा, निरुत ही होगा. And then संप्रसारणम इति किम, जी प्लस त प्रत्यय. इधर देखिए जकार हल वर्ण है, जकार के बाद ई वर्ण है, बट दिस ई वर्ण इज नॉट अ संप्रसारण वर्ण. इसलिए इसको दीर्घादेश नहीं होगा, जिता ही होगा. एंड देन तदंतस्य इति किम, तदंतस्य इति किम व्यद प्लस त. इसमें यकार का संप्रसारण कर रहे हैं विद प्लस त. तो इसमें देखिए वकार के बाद जो इकार है वो संप्रसारण वर्ण है, पर ये जो संप्रसारण वर्ण अंग के अंत में नहीं है, इसीलिए इस इकार का दीर्घ नहीं होगा, विद ही होगा. So therefore, like this is called a dalakritya. Dalakritya means in the sutra there are 4 aspects are there. Halaha param, angat avayavat, samprasaranam, tadantasya. To ensure that these 3 aspects are satisfied, angat avayavat, samprasaranam, tadantasya, these are satisfied, but hal ke baad mein nahi hai. So therefore the sutra is not working. And then ensure that other 3 conditions are satisfied, but one, this angat avayava, a condition is not satisfied, then you see the sutra is not working. इसको ही बोलते हैं दलकृत्य. दलकृत्य. It's like basically हर एक कंडीशन को थोड़ा हिला के आप देखिए सूत्र काम कर रहा है क्या नहीं. जैसे एक पंडाल बनाने के समय आप अलग अलग different poles are actually erected. You shake one pole and see that the pandal is standing
properly. You shake one pole properly. You shake one pole and see that there is some instability in the pandal. Or suppose you are making a terrace of a building, and then you are pouring water in the terrace to see. You keep pouring water in different parts of the terrace, see whether there is leakage in different places. So Dalakritya is basically you see to it that one condition is not satisfied, and see that how the sutra is not working. So then in that way, by using the Dalakritya, we get the complete understanding of the sutra. So this term Dalakritya, is it a sutra or what is it? Is it some paribhasha or some? It's not a sutra. Dalakritya is basically, this method is called a technical term. Okay. Acharya, in for the nir and u are anga, no? Now, So, upasarga does not come within the anga. always U is the anga. Ta pratyeka anga u hai, पर nir nahi aata. So if you see the definition of anga, let us see the definition of anga. Yasmat pratyaya vidhi sadadi pratyayengam. Yasmat shabdat pratyaya vidhiyate. तद आदि शब्द स्वरूपम तस्मिन् प्रत्यये परे अंगम इति संज्ञां प्राप्नोति. So yasmat shabdat pratyaya vidhiyate. So in that example, pratyaya is getting attached to the dhatu u. So nir shabda se pratyaya is not getting attached. Yasmat shabdat pratyaya vidhiyate tad adi shabda swarupam tasmin pratyaya pare angam iti sanyam prapnoti. So this is the explanation here. Sam upasarga purvat pat dhatoh lang lakarasya prakriyayam sam upasarga pat dhatu और lang इत्यत्र lang lakarah पट धातोः विधीयते. अतः अत्र पट इत्यस्य आदिवर्णात् आरभ्य लङ्लकारस्य प्रथमवर्णं यावत् विद्यमानस्य शब्दस्वरूपस्य अंगसंज्ञा भवति. तो इसमें सम पट लंग, this lang lakara is getting attached to the pat dhatu. So therefore इस lang लकार के प्रत्यय का अंग क्या होगा? पट ही होगा, सम प्लस पट नहीं होगा. पट इत्यस्य आदिवर्णात् पकारात् आरभ्य लङ्लकारस्य प्रथमवर्णात् यावत् विद्यमानस्य शब्दस्वरूपस्य अंगसंज्ञा भवति. So therefore अनया व्याख्यया लङ् प्रत्ययस्य अंगम पट धातुः स्वीक्रियते. लङ् प्रत्यय का अंग केवल पट धातु होगा, सम उपसर्ग नहीं होगा. इत्युक्ते अत्र सम उपसर्गः अंगसंज्ञायां भागम न गृह्णाति. तो इसीलिए जब हम लंग लकार के लिए हम अडागम और आडागम अटैच करते हैं ना, लंग लंग लृंग षडुदातः और आडज आदि ना, वो जो अडागम अगर धातु के पहले उपसर्ग होगा तो उस अडागम को उपसर्ग के पहले अटैच करेंगे या धातु के पहले अटैच करेंगे? उपसर्ग के पहले नहीं, धातु के पहले. धातु के पहले. धातु. अच्छा. सो अतएव लंग लंग लृंग षडुदातः इत्यनेन विहितः अंगस्य अडागमः तित्वात् आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन पट धातोः एव आदौ विधीयते, न हि सम उपसर्गात् पूर्वम. क्योंकि सूत्र के अर्थ है अंग को आपको उस if you see the lang lang lung षडुदातः सूत्र, लुंग लकारे लुंग लकार चे परे अंगस्य उदात्तः अडागमः भवति. अंग को अडागम होगा. That anga is only the pat dhatu, not some plus pat. उपसर्ग. Upasarga will not. So therefore we get the form samapatat.
Some upasarga and then adagam and then pat dhatu. Therefore, samapatat. Otherwise, if the adagam is attached before the upasarga, then you will get the asadu root. Samapatat like that. Okay. धन्यवादः महोदय. So, संप्रसारण का अब देखिए, इज्ञानः संप्रसारणम, न संप्रसारणे संप्रसारणम, संप्रसारणाच्य, ये सूत्र 3 सूत्र देखा. उसके अलावा वचिस्वपि यजादीनाम किति और ग्रहिज्या वैव्यदि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छतीनाम नीति च और हलह सूत्र. और शासी वसी गसीनांच, ये सूत्र पढ़ा है ना माता जी. सो आप देखिए, अष्टाध्याय में षत्व प्रकरण होता है. षत्व प्रकरण मतलब सकार का षकार आदेश, सकार को मूर्धन्य षकार आदेश. यह षत्व प्रकरण किधर होता है? 8355 से 83119. ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ सूत्रस है. ये षत्व प्रकरण को 3 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं. प्रत्यये विद्यमानस्य सकारस्य षकारादेशः. प्रत्यय के सकार को षकारादेश, जैसे भू और स्नु प्रत्यय, भूष्णु सकार का षकार. धातु विद्यमानस्य सकारस्य षकारादेश, धातु के सकार को षकारादेश. स्था धातु में सकार का षकारादेश आते. और तीसरा, उपसर्गे विद्यमानस्य सकारस्य षकारादेश, निस उपसर्ग के सकार का षकार. इस तरफ इस these sutras can be classified in some of these categories. So इसमें मूर्धन्य आदेश अधिकार है. There are 3 actually अधिकार sutras. First is आपदान्तस्य मूर्धन्यः, ये अधिकार सूत्र है. इसका अर्थ क्या है? इतः परम अष्टमाध्यायस्य तृतीय पादस्य अंतपर्यन्तम आपदान्त वर्णस्य मूर्धन्यादेशः भवितुमर्हति. तो ये अधिकार सूत्र है. आपदान्त वर्ण को मूर्धन्यादेश करने का अधिकार सूत्र है. आपदान्त वर्ण का मूर्धन्यादेश, आपदान्तस्य मूर्धन्यः. और दूसरा अधिकार सूत्र है इणकोः, मतलब जो पूर्व सूत्रेण उक्तः आपदान्त सकारस्य षकारादेशः तदा एव भवितुमर्हति यदा सः अपदान्त सकारः इर्ण वर्णात् क वर्गीय वर्णात् अव्यवहितः परः आगच्छति. तो ये जो सकार का षकार आदेश कब होगा? इण प्रत्याहार के बाद आना चाहिए वो सकार है, और क वर्ग के बाद सकार आने के समय उस सकार का षकार आदेश होगा. ये भी दूसरा अधिकार सूत्र है, इण को हो. और तीसरा अधिकार सूत्र है नुम विसर्जनीय शर व्यवायेपि. This is another अधिकार सूत्र which says that इण वर्णात् क वर्गीय वर्णात् अनंतरम अव्यवहित रूपेण अनुस्वारः विसर्गः शर्वर्णः विद्यते चेत् तस्मात् परस्य अव्यवहित रूपेण विद्यमानस्य आपदान्त सकारस्य अपि षकारादेशः भवितुमर्हति. सिंपल अंडरस्टैंडिंग. तो इण वर्ण के बाद या क वर्ग के बाद जो सकार आता है, वो इण वर्ण और सकार के बीच में वन ऑफ दीज कैन बी देयर. अनुस्वार कैन बी देयर, या विसर्ग कैन बी देयर, और शर प्रत्याहार के वर्ण हो सकता है. ऐसा होने के बाद वन ऑफ दीज कैन बी देयर, देन आल्सो दैट सकार विल गेट षकार आदेश. इस तरफ 3 अधिकार सूत्र है. इन 3 अधिकार सूत्रों का अर्थ इसके बाद के सूत्र में वी हैव टू, इसका अनुवृत्ति आ रहा है.
इसीलिए इस अधिकार सूत्र को मैं बता रहा हूं। अपदांत सकार का शकार आदेश होता है, ये पहला अधिकार सूत्र। दूसरा अधिकार सूत्र, वो जो अपदांत सकार इण प्रत्याहार और क वर्ग के बाद वो सकार होना चाहिए। और तीसरा अधिकार सूत्र, और इण प्रत्याहार और क वर्ग के बाद जो सकार है उसके बीच में one or the combination of these entities can be there। अनुस्वार, विसर्ग या शर वर्ण, शर प्रत्याहार के वर्ण। तो ऑफकोर्स माता जी ने पढ़ाए नहीं होंगे, पर इसका, क्योंकि इन तीन सूत्रों का अर्थ आदेश प्रत्यय में आता है, और आदेश प्रत्यय सूत्र के बाद शासी वसी गसी नाम चा सूत्र आता है। तो आदेश प्रत्यय वो सूत्र आप देखिए 83, 55, 57, 58 और उसके बाद 83, 59। तो आदेश प्रत्यय सूत्र का अर्थ क्या है? ईण ये जो का, कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं, ईण क वर्गाभ्याम परतः, ईण प्रत्याहार और क वर्ग के बाद परतः आदेश रूपेण विधीयमानस्य प्रत्ययस्य वा अवयव रूपेण विद्यमानस्य अपदांत सकारस्य षत्वं भवति। तो अपदांत सकारस्य, ये किधर से आ रहा है? वो अपदांतस्य मूर्धन्यः, इस सूत्र से आ रहा है। इण को हो सूत्र का अनुवृत्ति आ रहा है, इसलिए इण क वर्गाभ्याम परतः ऐसा आ रहा है। और आदेश रूपेण विधीयमानस्य, आदेश रूप से विधीयमानस्य सकार का या प्रत्यय के सकार का या अवयव रूपेण विधीयमानस्य सकार का। इसमें देखिए एग्जाम्पल देखिए, जी धातु है, ज्नु प्रत्यय, ज्नु प्रत्यय ये कृदंत प्रकरण में आता है। तो जी धातु और ज्नु प्रत्यय, इस संज्ञा लोप होने के बाद स्नु बचा हुआ। ये जो सकार है इण प्रत्याहार के बाद सकार आया है। और ये जो सकार है प्रत्यय का अवयव सकार है, इसीलिए इस सकार का मूर्धन्य आदेश हो जाएगा जिष्णु, ऐसा रूप। ये जो इण हम देखेंगे धातु का पार्ट में भी इण प्रत्याहार आएगा तो ले सकते। हाँ, ओके। हाँ, धातु में भी। वच धातु है और से प्रत्यय। पहले चकार का ककार आदेश हो गया दूसरे चोहो कुहु सूत्र से, और उसके बाद ये जो से प्रत्यय है ये सकार क वर्ग के बाद है, और ये जो सकार है प्रत्यय के अवयव है, इसलिए सकार का शकार आदेश होके वक्षे रूप हुआ। तो तो ये लेफ्ट साइड में जो भी आता है वो इण वर्ग या क वर्ग होना चाहिए, और हाँ, राइट साइड में जो आ रहा है वो आदेश रूप में या प्रत्यय का अव्यय होना चाहिए। हाँ, या आदेश रूप में फिर वो या, विसर्ग का एग्जाम्पल नहीं आया, दोनों के बीच में विसर्ग। हाँ, उसका एग्जाम्पल नहीं आया, हम्म। उसका एग्जाम्पल नहीं आया। और इण को हो इत्येव, उदाहरण देखिए स्था प्लस ज्नु प्रत्यय, इधर प्रत्यय के अवयव सकार है पर ये आकार के बाद है, तो इसीलिए अच्छा। इधर नहीं होगा, स्थास्नु ऐसा ही रूप होगा, अत्र षत्वं न भवति। आदेश सकारस्य षत्वस्य उदाहरणानि कृत्सु न लभ्यन्ते। आदेश सकारस्य षत्वस्य, सकार आदेश रूप में आने वाले सकार भी हो सकता है, ये प्रत्यय के अवयव सकार हो सकता है या आदेश रूपेण विधीयमान से सकार। हाँ, उसका उदाहरण देखेंगे तो आप 8359 इणकोः परस्य अपदान्तस्य
आदेश रूपस्य प्रत्यय अवयव रूपस्य वा सकारस्य, आदेश रूप में आने वाला सकार या प्रत्यय के अवयव रूप में आने वाला सकार। सो हमने इसमें जो भी एग्जाम्पल देखे हैं प्रत्यय के अवयव रूप से आने वाले सकार। आदेश रूप में आने वाला सकार का उदाहरण देखिए। हाँ, ये उदाहरण देखिए। सिच धातु है और लिट लकार में, लिट लकार में द्वित्व होता है, सिच सिच ऐसा द्वित्व होता है। और उसके बाद पूर्व भाग को अभ्यास कहते हैं, पूर्वाभ्यास है। अभ्यास कार्य होने के बाद सी सिच होता है, और सी सिच में या तो इसमें देखिए या मूल धातु इस शिच धातु, मूल धातु शिच धातु बाय धात्वादेह शहसह, इस शकार का सकार सकारादेश हो गया। तो देयरफॉर वी बिगिन विथ सिच लिट, और उसके बाद द्वित्व होके सी सिच हुआ है, और दूसरा कुछ कार्य होके सी सेच आ हुआ है। और अभी देखिए ये जो सेच में जो सकार है ये आदेश रूप में आया हुआ सकार। कैसे आदेश रूप में आया हुआ सकार? क्योंकि मूल धातु शिच है, ये शकार को ही सकार आदेश हुआ है। तो ये सकार प्रत्यय के सकार नहीं है, ये धातु के सकार है, पर आदेश रूप में आया हुआ सकार। और ये जो सकार है ई के बाद है, इण प्रत्याहार के बाद है, इसीलिए इस सकार का द्वितीय सकार का मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, इसीलिए सिषेच ऐसा रूप होगा। एग्जाम्पल समझ में आया आपको? क्लियर था एकदम। ठीक है, आदेश प्रत्यय हो, उसके बाद इसके बाद ये सूत्र आता है शासी वसी गसीनांच। क्योंकि आदेश प्रत्यय हो ये सामान्य सूत्र है, शासी वसी गसीनांच ये विशेष सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ क्या है? इण कुभ्याम परस्यैषाम सस्य शखस्य, शास वस गस तीन धातु है, एतेषु विद्यमानः सकारः इणकोः परः आगच्छति चेत तस्य शकारादेशः भवति। इन तीन धातु में देखिए शास वस गस, इन धातु में जो 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 सकार है ये आदेश रूप में आया हुआ सकार नहीं है, और प्रत्यय के अवयव सकार भी नहीं है। इसीलिए इन धातु के सकार को आप आदेश प्रत्ययों से शकार आदेश नहीं कर सकते, पर इन धातुओं के सकार को शकार आदेश करने के लिए ये सूत्र पाणिनि ऋषि ने बनाए हैं, शासी वसी गसी नाम च। पर ये जो सकार इण और क वर्ग के बाद आना चाहिए, वो कंडीशन तो है। तो उदाहरण देखिए, शास धातु, शास धातु प्लस त प्रत्यय, कुछ प्रक्रिया बीच में कुछ प्रक्रिया है, और शिस हो गया, शिस प्लस त। अभी ये जो सकार है प्रत्यय के अवयव सकार नहीं है, आदेश रूप में आया हुआ सकार नहीं है, इसीलिए आदेश प्रत्यय नहीं कर सकते। पर ये सकार है इण के बाद है, शासी वसी गसी नाम च, इस सूत्र से इसका मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा। शिश प्लस त, उसके बाद शुणाष्टुह करके शिष्ट रूप। वस प्रत्यय और क्त, वस धातु और क्त प्रत्यय, इधर भी कुछ प्रक्रिया के बाद उसी हुआ है, और ये जो सकार है ऊ के बाद है, इण प्रत्याहार के बाद है, शासी वसी गसी नाम चे शकारादेशों के उषित ऐसा रूप। गस इत्यस्य विषये अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः कृत प्रत्ययायाम न विद्यते। गस धातु के उदाहरण इसमें नहीं दिया है, क्योंकि ये कृदंत प्रकरण का स्लाइड से, कृदंत प्रकरण में इसका उदाहरण नहीं। पर शासी वसी गसी नाम च तिङंत में भी उपयोग होता है। 8360 तिङंत प्रयोग का उदाहरण देखिए। तिङंत प्रयोग का उदाहरण देखिए।
वस धातु और लट लकार के त प्रत्यय पर ये भाव कर्मणि प्रयोग में, भाव कर्मणि प्रयोग में यक विकर्ण प्रत्यय आएगा। वस यक त, यक आने के बाद ये कित प्रत्यय है, इसीलिए संप्रसारण हो गया, वकार का उकार हो गया। अभी ये जो सकार है उकार के बाद है, इण प्रत्याहार के बाद है, तो शासी वसी गसी नाम से इसको मूर्धन्य आदेश होके वुष्यते ऐसा रूप होगा। ठीक है, शासी वसी गसी नाम च, ये समझ में आया आपको? अच्छा। और दूसरा आदेश उपदेशे शिति, एक्चुअली मुझे माता जी ये इसका एक्चुअली आर्ध धातु के प्रकरण में ही उपयोग होगा, पर माता जी क्यों पढ़ाए मुझे मालूम नहीं, शायद कुछ संदर्भ होगा। नहीं, ये जो 6:1:15 है ना हम्म, सूत्र, वचिस्वपिया जाति नाम किति, हाँ, उसमें माता जी ने ये लिया था जब उन्होंने ह्वे धातु लिया था, तो उसमें आदेश उपदेश ठीक है। उसका अप्लाई किया था, उसको अप्लाई किया था। सो उन्होंने पर्युदास प्रसज्य प्रतिषेध पढ़ा दिए क्या, कंसेप्ट? एक बार बोलेंगे फिर से क्या? पर्युदास और प्रसज्य प्रतिषेध, ये दो कंसेप्ट पढ़ाए क्या? क्योंकि आदेश नहीं, उपदेश स्थिति ये सूत्र समझने के लिए पर्युदास और प्रसज्य प्रतिषेध। उन्होंने सिर्फ ऐसे बोला प्रसर्ज्य प्रतिषेध, तो ओके, इससे एच एच प्रत्याहार का आ होता है, लेकिन शित प्रत्यय नहीं। ओके, सिंपल मैं बताता हूँ, मैं भी कंसाइज वे। आदेश उपदेशे शिति, आदेश उपदेशे शिति, इसका अर्थ क्या है? यह धातुः औपदेशिक स्वरूपे येजन्तः अस्ति। जो धातु औपदेशिक स्वरूप में, मतलब मूल धातु एजंत धातु होना चाहिए। एजंत धातु मीन्स ये वो आई औ, दिस 4 लेटर्स। वो जो धातु एजंत धातु है, तस्य अंतिम एच वर्णस्य आकारादेशः भवति। एच वर्ण का आकारादेश होगा। कब होगा? शित परंतु शित प्रत्यय से विषय न भवति। शित प्रत्यय के विषय में नहीं होगा, बाकी केस में होगा। शित प्रत्यय के विषय में नहीं होगा, बाकी केस में होगा। बस एज का आकार आदेश होगा। जैसे देखिए ग्लाई धातु, इस आई का आकार आदेश होगा, ग्ला होगा, ग्लानी। तो इधर एक्चुअली एक और कंसेप्ट में बताता हूं, उसके बाद ये पाणिनि शास्त्र में 3 टाइप का सप्तमी है। पर सप्तमी, निमित्त सप्तमी, विषय सप्तमी। पर सप्तमी मतलब क्या है? अव्यवहितम परत्वम अपेक्षते। पर सप्तमी, whenever in the sutra saptami vibhakti is used, that refers to paranimitta, refers to paranimitta. तो पर सप्तमी मतलब, पर सप्तमी मतलब स्थानी के तुरंत बाद वो एंटिटी होना चाहिए, दैट इज पर सप्तमी। तो स्थानी और वो जो परनिमित्त के बीच में देयर शुड नॉट बी एनी गैप। अव्यवहितम परत्वम अपेक्षते, विदाउट एनी गैप, उसको ही पर सप्तमी कहते हैं। जैसे इको एनर्जी, इक प्रत्याहार के तुरंत बाद अच होना चाहिए, उस स्थिति में इक को यणादेश होगा। इक और अच के बीच में दूसरा कुछ some other entity is there, then you cannot apply eco energy.
So अव्यवहिते अचुवर्णे परे एव यणादेशः भवति. अव्यवहिते मीन्स विदाउट अ गैप. इसको ही परसप्तमी कहते हैं. और निमित्त सप्तमी मतलब क्या है? निमित्त सप्तमी मतलब सप्तमी निर्दिष्ट शब्दस्य उपस्थितौ व्यवहितत्वे अपि यदा कार्यं भवति तत्र निमित्त सप्तमी स्वीक्रियते. मतलब स्थानी और वो जो सप्तमी एंटिटी के बीच में some other entities can be there. There can be other entities. Even then the कार्य will happen. उसको निमित्त सप्तमी कहते हैं. जैसे किंग इति च सूत्र. व्यवधाने सत्यपि उपधावर्णस्य गुणः निषिध्यते. उगंत लघुपदस्य च सूत्र से आपको गुण होने वाला है. पर अगर कित नित प्रत्यय होगा तो उस गुण को रोक देता है. पर कित प्रत्यय और उपदा एक वर्ण के बीच में एक वर्ण है ना, क्योंकि उपदा के एक को उपदा में एक वर्ण है और उसके बाद एक वर्ण है, उसके बाद ही कित प्रत्यय. और कित प्रत्यय और उपदा के वर्ण के बीच में वर्ण है, पर फिर भी वो गुण वृद्धि को रोक देता है. So this is an example of किंग is an example of निमित्त सप्तमी. व्यवधाने सत्यपि उपधावर्णस्य गुणः निषिध्यते. और तीसरा कंसेप्ट है विषय सप्तमी. विषय सप्तमी मतलब क्या है? सप्तमी निर्दिष्टस्य शब्दस्य केवल विवक्षायां यत्र कार्यं भवति तत्र विषय सप्तमी स्वीक्रियते. मतलब सप्तमी से निर्दिष्ट शब्द वो केवल विवक्षायां, वो आने के पहले ही जो कार्य होने वाला कार्य हो जाता है, उसको ही विषय सप्तमी कहते हैं. तो उदाहरण के लिए आप देखिए, आपके घर पे एक गेस्ट आने वाले हैं. वो गेस्ट आने के पहले ही आप कुछ कार्य करते हैं, तो उसको ही बोलते हैं विषय सप्तमी. It's not that like some karyas you will do after the guest comes, but some karyas in the expectation of the guest coming, a particular guest coming, you will be doing some activities. That is like the विषय सप्तमी. जो प्रत्यय विवक्षा मतलब सप्तमी निर्दिष्ट से शब्द से केवल विवक्षायां यत्र कार्यं भवति तत्र विषय सप्तमी स्वीक्रियते. हाँ, इसको ही विषय सप्तमी कहते हैं. हाँ, जैसे आर्ध धातु के एक अधिकार सूत्र है. इसमें आर्ध धातु का प्रत्यय से केवल विवक्षायामेव आदेशः भवति. आर्ध धातु का प्रत्यय आने वाला है, पर वो प्रत्यय आने के पहले ही जो कार्य होता है, वो प्रत्यय आने वाला है, उस प्रत्यय के आने के पहले ही कुछ कार्य हो जाएगा. इसको ही विषय सप्तमी कहते हैं. तो ये जो आदेश उपदेश क्षिति सूत्र है ना, ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आदेश उपदेश क्षिति में ये विषय सप्तमी है. मतलब एक्चुअली इतना डिटेल आप आई थिंक ये अभी छोड़ देते हैं, तो माता जी ने भी प्रसज प्रतिषेध पढ़ाया नहीं ना हरिदास. उन्होंने ये आदेश उपदेश ये अप्लाई किया था ह्वे धातु जब आया था 6.1.15 वाले सूत्र में. ओके. तो ह्वे धातु प्लस यक प्लस ते ऐसे करके हुआ यक ते ऐसे करके आगे उन्होंने उसका पूरा ये किया था सीक्वेंस. तो इसका हम आगे बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आर्ध धातु का प्रकरण का सूत्र है. बट यू कैन जस्ट एटलीस्ट गेट दिस. आदेश उपदेश क्षिति सूत्र का अर्थ इस प्रकार है कि एजंत धातुओं का आकार आदेश होगा
आर्ध धातुक प्रत्यय के विवक्षा में, आर्ध धातुक प्रत्यय के विवक्षा में मतलब वो प्रत्यय आने के पहले ही वो आकार आदेश हो जाएगा। पर इस सूत्र में अशिति कहा हुआ है, इसीलिए शित प्रत्यय से विषय में इस सूत्र ये कार्य नहीं होगा। शित प्रत्यय के अलावा दूसरे जो आर्धधातुक प्रत्यय आने के विवक्षा में ही इसका एज का आकार आदेश हो जाएगा। यही सूत्र का अर्थ है। इसमें और भी एक कंसेप्ट है, प्रसज्य प्रतिषेध और पर्युदास। उसको अभी माताजी ने नहीं पढ़ा है, इसीलिए अभी नहीं पढ़ेंगे इसको। अभी सार्वधातुक प्रक्रिया में उपयोग नहीं होगा, पर आर्धधातुक प्रक्रिया में उपयोग होगा। ठीक है। उन्होंने ये जो वचिस्वपीय स्वपीयजादि नाम किते, उस सूत्र के उसमें एक वेई धातु भी आता है, तो वेई धातु का भी उदाहरण दिया और वहां पे एक 7425 एक सूत्र बता, अकृतम 7425 सार्वधातु के दीर्घ। अकृत सार्वधातुक और दीर्घ है। हम्म। अच्छा, एक मिनट उससे और उसमें एक परिभाषा भी बोला, परिभाषा नंबर 38। 74। अकृद यकारे असार्वधातुक यकारे च किङिति परतो अजन्तस्य अंगस्य दीर्घो भवति। वृषायते सुखायते। 1 मिनट 7425 अकृत यकारे असार्वधातुक यकारे च किङिति परतो अजन्तस्य अंगस्य दीर्घो भवति। तो जो यकार कृत भिन्न यकार होना चाहिए और सार्वधातुक यकार नहीं होना चाहिए। जो किङिति परतः अजन्तस्य अंगस्य दीर्घः भवति। हाँ, पर ये भी सार्वधातुक प्रक्रिया में नहीं, ये भाव करने के हाँ महोदय, यः प्रत्यय ततः परं ते वें प्लस यः प्लस ते नकारः इत्संज्ञक भवति। वे तो ऊ बन गया, ऊ के बाद होने वाला ये आकार तो लुप्त हो गया। ऊ प्लस यते, ऊ बन गया ऊ, ऊयते। ऊयते इति बन गया। हाँ, वे प्लस यक प्रत्यय ना, यक प्रत्यय। हाँ तो वे हाँ प्लस यक प्रत्यय संप्रसारणं भवति ऊ प्लस यक प्रत्यय। उसके बाद अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः। पर असार्वधातुक यकार, ये जो सार्वधातुक यकार है, अकृत असार्वधातुक यकार है, that is my confusion here. अकृत सार्वधातुक दीर्घ, अकृत यकारे असार्वधातुक यकारे तिंशित सार्वधातुकम। So yak pratyay is not a सार्वधातुक प्रक्रिया,
pratyaya. So therefore, it's ardhatuka No, pratyaya. no, sir. Yate pratyaya. yak adhikate. Yeah. Yate. Yeah. See, ve dhatu yak vikarana pratyaya. भावे कर्मणि प्रयोग में yak vikarana pratyaya, and te the thing pratyaya will be te, atmanepada te pratyaya. So the yak vikarana pratyaya is a ardhatuka pratyaya. ardhatuka pratyaya, क्योंकि थिंग शित सार्वधातुक, ये थिंग प्रत्यय भी नहीं है और शित प्रत्यय भी नहीं है, ये आर्धधातुक प्रत्यय है. तो देयरफॉर आ सार्वधातुक यकार है, आ कृत यकार है, और ये कित प्रत्यय है. तो देयरफॉर वे प्लस यक प्रत्यय संप्रसारणम भवति. तो वकार का संप्रसारण होगी उ होगा, उ या ते. और इस सूत्र अकृत असार्वधातुकयोर दीर्घ है, ऊ का दीर्घ ऊ हो के ऊयते ऐसा रूप हो. आई थिंक यही एग्जांपल माताजी ने दी. हाँ यही दिया था. और ये एक परिभाषा भी बोला था, टू डिफरेंशिएट व्हाई वी आर अप्लाइंग 7425 एंड नॉट 6145. So that परिभाषा that पूर्व paribhasha पर. is purvapara nityantaranga. हाँ. ये परिभाषा एक्चुअली पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय है. इसको संपूर्ण रूप से समझने के लिए तो थोड़ा समय लगेगा. माताजी ने आई थिंक जस्ट एज अ मैटर ऑफ कोर्स शी हैज जस्ट मेंशन्ड दैट संपूर्ण रूप से समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा. But what is the gist of that paribhasha? Because it looks a little, sounds So also there little are actually when there is a conflict between sutras, you can apply Purva Sutra or Para Sutra. Both the sutras are can be applicable in one particular instance. Then Purva Sutra to apply or Para Sutra to apply. And then there is Nitya and Anitya. This is another two categories of sutra. Then which sutra to be applied? Then Antaranga Karya and Bhagiranga Karya. Both can be take place, but which Karya to take, which sutra to apply, which sutra to do first. So you have to understand what is Nitya, what is Anitya. Purva Para is simple to understand, that which is the earlier and later. What is Nitya and Anitya, we need to understand. Antaranga and Bhagiranga, that you have to understand. Okay. And then Utsarga and Apavada Sutra, that you have to understand, because all these terminologies come. Purva Para, Nitya, Antaranga, Apavadana, Uttarottaram, Baliyaha. Guruji, you will take this in the next lecture, explaining this paribhasha. This paribhasha, Yeah. I attended another course that the teacher taught me almost paribhasha in 1 hour actually. At least in 40 minutes or something. Okay. But other sutras, further thing we covered, Rita Dhatu, Udoshke Purvase, we will cover that next time. Yesterday there was a lot of sutras which she had given. So it's there even in the Telegram group. They had put up in the a lot of- Telegram group. I'm seeing that only. Yeah. Saw that. So we'll stop here. Okay. Thank you. Okay. धन्यवादः आचार्य जी. Yak is not Sarvadhat. Yak is Ardhatuka Pratyaya. Ardhadhatuka pratyaya. अस्तु धन्यवादः. Guruji, would you have any videos which explains how to use a vibhakti in sentence?